हेलो एवरीवन, आप सबका करण मैथ है आज। आई थिंक अब आपको मेरी साउंड अच्छे से क्लियर आ रही होगी। 2 मिनट रुकिए, जब तक आप वीडियो को शेयर करिए मैं अपना माइक एडजस्ट कर लेता हूँ, फटाफट से करिए। देखो जी, पार्ट नंबर बी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर बी में टोटल हमें 16 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने हैं, तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर 7 का है। पहला वाला पार्ट इसका सेक्शन फॉर्मूले का है और दूसरा वाला पार्ट इसका डिस्टेंस फॉर्मूले का है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट ए 21 का ए, मतलब कि हम ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें। लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट है 4-3, दूसरा पॉइंट है 8 और 5 और रेशो दे रखी है 3:1। ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज द पॉइंट ए, और इसको हम ले लेते हैं, ये है पॉइंट बी। और जो हमें फाइंड करना है वो यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट डी। आप लोगों को मालूम है ना कि हमें जब इनकी वैल्यू को फाइंड करना होता है तो जो ये 3 है हमें इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, और जो 1 है हमें इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, एक 4 है और एक -3 है, यहाँ पर 8 है और एक 5 है। हम जब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये 4 और -3 रहेंगे, लेकिन हम जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान से देखते जाना सामने, तो 8 इंटू में 3 आप और मैं दोनों जानते हैं 24 होता है, और 8 इंटू में 5 आप और मैं दोनों जानते हैं 5 को 3 से करना था ना, तो दोनों जानते हैं 15 होता है। अगर मैं इन ऊपर वाली टर्म्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आएगी, और अगर मैं इन नीचे वाली टर्म्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास सेकंड वाले की वैल्यू आएगी। यहाँ पे लिख देते हैं जो डी के पॉइंट हैं वो ए कोमा बी है। तो यहाँ पे बनेगा ए इज इक्वल टू, ऊपर वाले दोनों को प्लस करना है, 4 + 24 यानी कि 28 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम है 4। तो यू कैन राइट ए की वैल्यू आ गई 7। बहुत सिंपल है ना। के बाद देखो यहाँ पर b की वैल्यू क्या बन जाएगी, -3 में 15 को प्लस करोगे तो सिंपल 12 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। बताओ, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट डी का जो आंसर है वो है 7,3। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डाउट मत रखना कि ये मैंने क्वेश्चन किस तरह से सोल्व कर दिया। अगर आपको पूरा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व करना है तो वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर आपका भी यही आएगा जो मैंने फाइंड करा है। इसका सेकंड वाला पार्ट कहता है कि रिलेशन बिटवीन फाइंड करो x और y के बीच में। कंडीशन दे रखी है कि जो x और y का पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है। फटाफट से बताओ इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? बच्चा कह रहा है सर इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है कि x कोमा y का डिस्टेंस अगर आप 7-1 से लो और अगर आप 3-5 से लो तो डिस्टेंस बराबर है। वेरी गुड मेरे भाई। यहाँ पे लिख देते हैं d1, यहाँ पे लिख देते हैं d2। d1 इक्वल टू में d2 लेकर सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे फाइंड करते हैं d1। d1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फटाफट से बताओ क्या बनेगा? सर x में से 7 को माइनस करके लिख दो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। x - 7 स्क्वायर प्लस आगे बताओ क्या होगा? तो y - 1 का स्क्वायर। वेरी वेरी गुड, यहाँ पे लिख देंगे y - 1 का स्क्वायर। इसी के साथ यहाँ पे d2 फाइंड करेंगे। बताओ d2 क्या बनेगा? बच्चा कह रहा है सर जी आप ऐसे लिख दो, x - 3 का स्क्वायर। वेरी गुड मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आगे बताओ फटाफट से। बच्चा कह रहा है y - 5 करके लिख दो। वैल्यू एकदम करेक्ट बता रहे हो आप, y - 5 स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो d1 इज इक्वल टू में d2, और आप और मैं दोनों जानते हैं d1 इक्वल टू d2 लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं, ये बन जाएगा x - 7 स्क्वायर प्लस में y - 1 स्क्वायर इक्वल टू, ये आएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 5 का स्क्वायर। फटाफट से यहाँ पर हर जगह पर a - b की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। फटाफट मुझे चैट बॉक्स से बताओ a - b का स्क्वायर क्या होता है? आप कह रहे हैं सर a का स्क्वायर। वेरी गुड। प्लस में b का स्क्वायर। वेरी गुड। माइनस में 2ab। वेरी गुड। यही आएगा x स्क्वायर 49 14x। फिर यहाँ पे अप्लाई कर दो, a स्क्वायर y स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पर 1 और माइनस में 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम रहेगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x प्लस वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 2ab करेंगे तो माइनस में 10y। देखो यहाँ पर कुछ कटपिट हो रहा है, फटाफट काटा पिट्टी मचा दो जो कटपिट हो रहा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटपिट हो गया। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये है 49 और ये है 1। 49 + 1 करेंगे 50,
ये आएगा अपने पास -14x और -2y इज इक्वल टू, यहाँ पर है अपने पास प्लस का 9 और यहाँ पर है 25, 25 में 9 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 34, माइनस में है अपने पास में 6x और फिर है -10y। x की टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, y की टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे आएगा अपने पास -14x प्लस में 6x माइनस में 2y माइनस में माइनस नहीं आएगा +10y इज इक्वल टू में आएगा अपने पास 34 माइनस में 50, प्लस का 50 वहां पे चला गया, 10y इधर आ गया। 14 में से जब 6 प्लस करेंगे, -14 और 6 को प्लस करेंगे तो माइनस में 8x बनेगा, और आगे की टर्म सोल्व करेंगे वो आएगा अपने पास प्लस में 8y। 50 में से 34 को माइनस करेंगे, नॉर्मल का आंसर आएगा -16। हर नंबर को आप -8 से डिवाइड कर दो। सर हम तो -8 से डिवाइड करने का फंडा नहीं समझे। अगर आप ये फंडा नहीं समझे तो भाई आप -8 को कॉमन ले लो, चाहे कॉमन ले लो चाहे डिवाइड कर दो, एक ही बात होती है। आंसर बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमने रिलेशन फाइंड कर लिया x और y के बीच में, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आप जानते हैं बीपीटी थ्योरम का क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है ए एम अपॉन एम बी इक्वल है ए एन अपॉन एन डी। तो आप सबसे पहले ये देखो ये ए एम और एम बी है कहाँ पर, ए एम ये रहा और एम बी ये रहा, साफ साफ बीपीटी थ्योरम लगेगी इस वाले फर्स्ट वाले ट्राइंगल के अंदर जो है ए बी सी। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम कहती है जहां पर पैरेलल लाइन ने ट्राइंगल की साइड्स को डिवीजन करा है वो रेशो बराबर हैं, यानी कि आप लिखोगे ए एम अपॉन एम बी की रेशो इक्वल है ए एल अपॉन एल सी के। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद इसके नीचे वाले ट्राइंगल में आ जाओ ए डी सी के अंदर, तो ए डी सी ट्राइंगल के अंदर आप यहाँ पे ध्यान से देखो लिख सकते हैं ए एन अपॉन एन डी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन ये एन है ना, तो ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू में ए एल अपॉन एल सी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड में देखो कुछ कंपेयर हो रहा है कुछ सेम है, और कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बिल्कुल सेम है, ए एल और एल सी सेम है, तो जो सेम नहीं है वो सेम हो जाएगा। ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एन अपॉन एन डी। बताओ इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? 2 नंबर में इससे आसान क्वेश्चन आप क्या लोगे यार? 23 क्वेश्चन सर्कल चैप्टर का बिल्कुल ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखो पॉइंट ए एक्सटर्नल है, पॉइंट बी एक्सटर्नल है, पॉइंट सी एक्सटर्नल है और पॉइंट डी एक्सटर्नल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम पॉइंट ए, फिर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट बी, इसी तरह पॉइंट सी, इसी तरह पॉइंट डी। अगर मैं पॉइंट ए से बात करूं तो देखो पॉइंट ए से जो अपने पास टेंजेंट बन रही है वो एक तो ये एपी है और एक ये एएस है। पेन कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। देखो ये एपी है, एक एपी टेंजेंट है और एक एएस टेंजेंट है, तो फ्रॉम ए पॉइंट एपी इज इक्वल टू में एएस। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो ये बीपी टेंजेंट है और ये बीक्यू टेंजेंट है, तो पॉइंट बी बीपी इज इक्वल टू में बीक्यू। पॉइंट सी की बात करें तो सी आर टेंजेंट है और सी क्यू टेंजेंट है, सो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। अगर डी पॉइंट की बात करें तो डी एस टेंजेंट है और डी आर टेंजेंट है, तो डी एस इज इक्वल टू में डी आर। क्या आ जाएगी अपने पास इक्वेशन नंबर 1, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को इक्वेशन, ये आ जाएगी अपने पास इक्वेशन नंबर 3। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मानने से पहले आप यहाँ पे ये देखो हमें इस सी डी को कंप्लीट करने के लिए सी आर के साथ में डी आर चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सी आर के नीचे डी एस है। तो अब आप इसको यहाँ पे काटा मार के रिवर्स करके लिख दो, रिवर्स करके बन जाएगा डी आर इज इक्वल टू में डी एस। इस बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ। ये है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है भाई। अब हमें इसके अंदर क्या प्रूफ करना था? प्रूफ कर दो ए बी प्लस में सी डी इक्वल है ए डी प्लस में बी सी के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम एक काम करते हैं, ए बी और सी डी लाने के लिए, ए बी और सी डी लाने के लिए, ए बी ये रही, सी डी इसके अपोजिट में है, इनको ऐड कर देते हैं चारों को। तो ऐड 1 2 3 एंड 4। आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो इसको चाहो तो। क्या भाई मेरी स्पीड इतनी तेज है नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करना आप भी मेरे साथ। तो अपने पास वैल्यू बनेगी ए पी प्लस बी पी प्लस में सी आर प्लस में डी आर विच इज इक्वल टू ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में डी एस। ए पी बी पी देखेंगे तो ए बी बन जाएगा, सी आर डी आर देखेंगे तो सी डी बन जाएगा, ए एस कुछ बन नहीं रहा, बी क्यू सी क्यूब देखेंगे तो बी सी बन जाएगा, डी एस कुछ बन नहीं रहा।
अब एक काम करो, BC को यहाँ पे अलग करके लिख दो और AS को यहाँ पे बीच में कर दो, DS सेम रहने दो। अब देखो AS और DS देखोगे तो आपके पास AD बन जाएगा, यही आपको प्रूफ करना था। इसके नीचे ABCD एकदम सेम टू सेम आएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, फिनिश हो गया। 24 क्वेश्चन यार जो है ये आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर का है, तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर भी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से करके, या आपके पास 7.8 सेंटीमीटर की लाइन आ गई, नाम डाल दो इसका AB। उसके बाद रेशियो है इसमें 5:8, तो 5:8 करेंगे, टोटल मिला के 13 पॉइंट्स आएंगे। एक्यूट एंगल पर इक्वल इक्वल 13 पॉइंट्स प्लॉट करो, 1 2 3 4 5, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। 6 7 8 9 10 11 12 और ये लास्ट वाला पॉइंट 13। इसके बाद आपको लास्ट वाले पॉइंट से 13 वाले पॉइंट से बी को ज्वाइंट करना है, तो हम इसको ऐसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। इसी तरह सेम टू सेम आपको जितना एंगल यहाँ पर है, ये इसको कहते हैं ना एंगल मेजर करना, तो एंगल मेजर करना है और उतना ही आपको बी पॉइंट से यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये है पॉइंट डी। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। AD/BD की जो रेशियो है वो 5:8 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इन दो पार्ट्स की वैल्यू बताओ क्या है। तो देखो इन दो पार्ट्स की आप वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे तो आपको स्केल से मेजर करके लिखनी है, लेकिन ये मैंने अभी एक्यूरेट नहीं बनाया, तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। तो आपका आंसर आना चाहिए AD = 7.8 मल्टीप्लाई, AD जो है वो फिफ्थ पार्ट है 13 में से, तो 5/13। क्या आपको 13 का टेबल आता है? 13 वन जा 13 और 13 6 जा 78, यानी कि 0.6, 0.6 इंटू 5 करेंगे तो टोटल मिला के 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि जो AD की वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पूरी की पूरी AB जो है वो 7.8 है, तो कह सकते हैं कि जो BD है वो 7.8 माइनस 3 होगा। 78 में से हमें 78 है ना, ये 78 में से हमें 30 माइनस करना है, तो देखो कितना बन जाएगा, ये 4.8 बन जाएगा मेरे दोस्त। तो आपका BD का आंसर जब आप स्केल से मेजर करोगे तो 4.8 आना चाहिए और AD का आंसर आपका 3 आना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। 25 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। 25 क्वेश्चन जब मैं आपके साथ पहले डिटेल एनालिसिस कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि 10p माइनस कोटार का आंसर डायरेक्ट 0 होता है। अभी आपको सोल्व करके दिखा देते हैं कैसे होता है, लेकिन पहले करेंगे इसका फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट को करने के लिए इसको ऐसे लिख देंगे कि जो कोट ए की वैल्यू है वो 5/15 है, सॉरी 5 नहीं है, 8/15 है। कोट ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। कोट ए होता है 10a का उल्टा, 10a होता है P/B, तो ये होता है B/P। तो B/P में 8/15। इसके बाद इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। जो B की वैल्यू है वो 8 है और जो P की वैल्यू है वो 15 है। फटाफट से बताओ H का आंसर क्या आएगा। बच्चे कह रहे हैं सर H का आंसर निकालने के लिए पाइथागोरस अप्लाई करो। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो 8 का स्क्वायर 64 और फिर 15 का स्क्वायर 225। दोनों को सर जी ऐड कर दो तेजी में, बन जाएगा 289 और 289 से आंसर बन जाएगा 17। H की वैल्यू 17 आ गई। क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बताओ, लड्डू क्वेश्चन एकदम। साइन ए की वैल्यू होती है P/H। P की वैल्यू है अपने पास कितनी, 15, तो आंसर आ गया 15/17। फिर है अपने पास सीकेंट ए। सीकेंट ए कोस का रिवर्स होता है, यानी कि H/B। H की वैल्यू है अपने पास 17 और B की वैल्यू है अपने पास 8, ये अपना आंसर है। डिवाइड इसमें कुछ करते नहीं है। इसके सेकंड वाले पार्ट के लिए हम अपने पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे इस QR की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ PR² 13 स्क्वायर यानी कि 169 माइनस में PQ स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर 144। क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। तो यहाँ पे QR की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन कह रहा है 10p माइनस में कोट R बताओ। देखो अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। टेन थीटा की वैल्यू रहती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अपने कोट थीटा की वैल्यू रहती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। पी के अकॉर्डिंग अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो पी एंगल ऊपर है, ऊपर वाले एंगल के अकॉर्डिंग पी इसके सामने होगा यानी कि क्यू आर होगा। तो क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू माइनस करेंगे कोट आर। कोट आर के अंदर आपको B/P लिखना है, और अगर मैं इस आर की बात करूं तो आर के हिसाब से जो इसका बेस है वो क्यू आर ही है, तो सेम रहेगा QR/PQ। चाहो तो वैल्यू पुट कर लो, चाहो तो सीधा आप देख सकते हो QR/PQ, QR/PQ डिट्टो है, सेम टू सेम है। आंसर कट जाएंगे, जीरो आंसर होगा। एक बार पुट करके दिखा देते हैं।
क्यू आर की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू है 12। ये भी है माइनस में 5 12 5 12 5 12 माइनस करेंगे 0 शून्य आंसर। अगर आप मेरी मानो तो इसके अंदर ये ऊपर वाला पार्ट इजी है, ये वाला पार्ट आप लोग पेपर में अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके नीचे वाले पार्ट के अंदर ये एंगल पी और एंगल आर में दिक्कत रहती है कि सर एंगल पी के अकॉर्डिंग कब बेस आएगा, क्या क्या होगा। तो आप दिक्कत छोड़ो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। 26 क्वेश्चन कह रहा है भैया, अगर ये आपके पास एक एपी है तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है जिससे कि सम बन जाए 636। सबसे पहले एपी की फर्स्ट टर्म बताओ कितनी है, तो 9 है। कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है, सर 17 माइनस 9 कर दो फटाफट से, कितना आएगा 8 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस 8 है। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स एन हमें फाइंड करना है। इसके बाद सर हमें एस एन दे रखा है 636। बहुत बढ़िया, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो वी राइट हेयर एस एन इज इक्वल टू 636। एस एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2a प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू में 636। एन तो हमें फाइंड करना है, 2 सेम रहेगा, ए की जगह पर लिखेंगे 9। अगर ए की जगह पर 9 लिखेंगे तो 9 इंटू में 2 बन जाएगा 18। तो यहाँ पे आएगा 18 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे आएगा 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 636। एक काम करो यार, इन पूरे ये जो ब्रैकेट है इसमें से 2 का मल्टीपल कॉमन ले लो ताकि नीचे वाला 2 कट सके, सिर्फ 2 का मल्टीपल कॉमन लेना। तो बच्चे कह रहे हैं सर ठीक है, आप पहले यहाँ पे n/2 लिख दो, फिर हम यहाँ पे पेन का कलर चेंज करते हैं और वहां से कॉमन उठा लेते हैं 2 को। अगर हम वहां से 2 को कॉमन उठाएंगे तो ये 18 है ना, 18 की जगह पे आएगा 9, n माइनस 1 सेम रहेगा, और ये जो है अपना 8 है, 8 की जगह पे आएगा 4 क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, इक्वल टू में 636 सेम टू सेम। 2 और 2 एक आपस में कैंसिल हो गए। 9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n आएगा। 9 ये जो n है, इस n को इस वाले n से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के साथ n स्क्वायर होगा, और इस वाले n को इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n होगा, और ये जो 4 है 4 का 4 रहेगा, इक्वल टू में रहेगा 636। फिर आप यहाँ पे देखो ये बनेगा 9n प्लस में 4n स्क्वायर माइनस में 4n इक्वल टू में 636। आप इसको लिख सकते हो 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636। अब मेरे भाई इसके आगे का काम आप करेंगे अपने आप, यानी कि इसको सोल्व करेंगे आप अपने आप। क्वेश्चन आता है कि सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो 636 और 4 के फैक्टर बनाने मुश्किल हैं, तो आप इसके अंदर वो वाला लगा लेना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये हमारे पास इक्वेशन आई है ना, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। मैंने आपको कहा था इसके फैक्टर बड़े बड़े फैक्टर बनेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना, इजीली सोल्व हो जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पे x लिखा हुआ है, x नहीं है भाई, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 4 इंटू ए इंटू बी होता है ना, आप जानते हैं मल्टीप्लाई का साइन है। सोल्व करेंगे तो एक n की वैल्यू 12 आ रही है और एक n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। आप और मैं दोनों ही समझदार हैं, दोनों ही जानते हैं कि n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू आ जाएगी 12। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा 12, ठीक है। चलो 27 क्वेश्चन जो है यार, √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, बच्चा बच्चा जानता है इस क्वेश्चन को करना, ये आप अपने आप करेंगे। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ये इसका सॉल्यूशन है। आप इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की यूज करनी होती है, और इस मेथड के अंदर जब आप स्टेटमेंट्स को लिखते हैं तो आपको एक ये वाला वर्ड जरूर लिखना होता है, वरना आपके एग्जामिनर आपके नंबर डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला वर्ड जरूर लिख के आना स्टेटमेंट के अंदर। 28 नंबर क्वेश्चन एकदम लड्डू लेवल का क्वेश्चन है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे मेरी ध्यान से बातों को समझते जाना। क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करके दिखाओ कि जो पीटी क्यू है, ये वाला जो एंगल है, ये डबल है ओपी क्यू के। ओपी क्यू यानी कि इस वाले एंगल। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आप और मैं जानते हैं कि टीपी और टीक्यू टेंजेंट है, तो जो टीपी की वैल्यू है वही तो टीक्यू की वैल्यू है, क्योंकि टेंजेंट्स जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती हैं। अगर TP और TQ इक्वल हैं तो एंगल TPQ के अंदर जो ये वाला एंगल आप देख रहे हैं और जो ये वाला एंगल आप देख रहे हैं, ये भी तो बराबर हैं। बोलो हाँ या ना। वेरी गुड, इक्वल हैं एकदम ये वाले एंगल, तो हम यहाँ पर उसको पहले लिख देते हैं। मैंने आपको अभी दो बातें बोली हैं, दो बातों को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, फ्रॉम पॉइंट T, अगर हम T से बात करें तो टेंजेंट TP जो है वो इक्वल है टेंजेंट TQ के।
इसके बाद मैंने आपको कहा कि अगर आप ट्रायंगल टी पी क्यू कंसीडर कर लें तो ट्रायंगल टी पी क्यू के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं। कौन कौन सी? टी पी और टी क्यू। तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। कौन कौन से? एक एंगल टी पी क्यू और एक एंगल टी क्यू पी। क्या जी? दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर आप इसी ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी का अप्लाई कर दो तो अपने पास वैल्यू बनेगी एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी। तीनों का सम बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल पी टी क्यू सेम रहने दो। इन दोनों में से हम एक एंगल को चेंज करके लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं। तो काम करते हैं, ये वाले एंगल में वैल्यू फाइंड कर लेते हैं टी पी क्यू में। तो टी पी क्यू को सेम रहने दो, इक्वल टू में 180 सेम रहने दो। टी क्यू पी की वैल्यू को अपोजिट करके लिख दो कि टी क्यू पी की वैल्यू है टी पी क्यू। यहाँ पे आएगा प्लस में टी पी क्यू। ठीक है, आप समझदार बच्चे हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी पी क्यू। यहाँ पे एंगल पी टी क्यू रहने वाला है। दिस इज द पी टी क्यू, एडिशन का साइन, और इक्वल टू में 180 डिग्री। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये जो OP है ये OP सर्कल की रेडियस है और जो TP है वो सर्कल की टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री के एंगल होते हैं। से हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे वही लिखो, ऐसे लिखेंगे एज OP इज रेडियस। जो OP है वो रेडियस है और TP जो है वो टेंजेंट है, एंड TP इज टेंजेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो OP है वो परपेंडिकुलर है TP के। इट मींस एंगल OPT की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। लेकिन आप यहाँ पे देखो हमारे पास वैल्यू आ रखी है 180 डिग्री, तो इसको आप दो गुना कर दो। 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPT इक्वल होगा 2 इंटू में 90 डिग्री, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ OPT का आंसर आएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो जरा, क्या हम OPT को फिगर में देखो, फिगर में तो हटाओ यहाँ से। जो OPT है ये OPT पूरा कंप्लीट ये वाला है। क्या इस OPT को मैं एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल करके लिख सकता हूँ? इस वाले एंगल का नाम आएगा TPQ और इस वाले एंगल का नाम आएगा OPQ। टू अपना सेम टू सेम रहेगा, सारा काम इसके ब्रैकेट में होगा। OPT की वैल्यू को हम स्प्लिट करने जा रहे हैं। कैसे स्प्लिट करने जा रहे हैं? एक तो लिख रहे हैं इसके सामने TPQ, ठीक है, और इसको स्प्लिट कर रहे हैं OPQ में। ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू में रहने वाला है 180 डिग्री। मल्टीप्लाई कर दो 2 को अंदर तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल TPQ प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर ऐसा क्यों करा, हमें दिक्कत हो रही है? बेटा दिक्कत मत रखो। इक्वेशन नंबर 1 में देखो अपने पास यहाँ पे 180 डिग्री था, तो यहाँ पर भी अपने पास 180 डिग्री होगा। तो दोनों को कंपेयर करना इजी होगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से 180 की जगह पर ये वाली वैल्यू नीचे पुट कर देंगे। जरा यहाँ पे देखो, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल TPQ सेम रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ सेम रहेगा। 180 की जगह पर वो वाली वैल्यू पुट करेंगे, पेन कलर चेंज करके पुट कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आएगा एंगल PTQ प्लस में 180 डिग्री की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एंगल TPQ। जरा देखो कुछ कैंसिल हो रहा है। ये भी एंगल 2 टाइम्स ऑफ TPQ है और ये वाला भी 2 टाइम्स ऑफ TPQ है। दोनों के आगे प्लस का साइन है, कैंसिल। आपके पास मेरे दोस्त आंसर आ गया 2 टाइम्स ऑफ OPQ इज इक्वल टू एंगल PTQ। इसको रिवर्स ऑर्डर में करके लिख दो, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो यहाँ पे बन जाएगा PTQ, जस्ट इसको रिवर्स करना है। PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मीना जो है एक लड़की है, लड़की बैंक में गई 2000 रुपए निकलवाने। इसने कैशियर को बोला कि भैया भैया हमें 50 रुपए के नोट देना और 100 रुपीज के नोट देना। कैशियर ने इसको टोटल मिला के 25 नोट दे दिए। तो मान लेते हैं कि इसको एक्स नंबर ऑफ नोट्स को मानेंगे। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। 50 रुपए के इसको कितने नोट मिले? एक्स नोट मिले।
एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट, 100 रुपए के कितने नोट मिले, वाई नोट मिले। इन टोटलिटी इसको 25 नोट मिले हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 25। यह आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद ये बैंक में गई थी 2000 रुपए निकलवाने। तो 2000 रुपए निकलवाने गई थी, इसका मतलब ये है कि 50 नोट इसको x मिले हैं, तो इसकी टोटल वैल्यू बन गई है 50x। 100 रुपए के नोट इसको y मिले हैं, तो इसकी टोटल वैल्यू बन गई है 100y इक्वल टू टोटल अमाउंट इसको रिसीव हुआ है 2000 का। तो ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। इन्होंने इस सोल्यूशन में करा क्या हुआ है, इन्होंने इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया 50 से। तो देखो यहाँ पे आ गया, एक इक्वेशन ये है 50 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, एलिमिनेशन से कैंसिल हो गया। 100y में से 50y माइनस करेंगे 50y आएगा, 2000 में से 1250 माइनस करेंगे 750 आएगा। y की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू 15 को इक्वेशन नंबर 2 में इन्होंने पुट कर दिया। x की वैल्यू आ गई अपने पास 10। एकदम सिंपल है। यानी कि मीना को 50 रुपए के 10 नोट मिले हैं और 100 रुपए के 15 नोट मिले। 30 नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। पहले इसका और वाला पार्ट करेंगे और इसका और वाला पार्ट ही इजी है। आप अपने पेपर में और वाला पार्ट ही अटेम्प्ट करना। आपने एक कार्ड को ड्रॉ करा है 52 कार्ड्स में से। अरे यार, कैसे कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किंग बताइए रेड कलर का। आप मुझे बताओ किंग कितने होते हैं रेड कलर में। रेड कलर में किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आंसर आ गया 2/52। स्पेड कितने होते हैं फटाफट बताओ, हाउ मेनी स्पेड्स आर देयर। स्पेड तो सर पूरे 13 कार्ड्स का पैक होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आंसर आ गया 13/52। क्वीन कितनी होती हैं सर, 4 होती हैं। डायमंड में कितनी होती हैं सर, डायमंड तो पैक होता है, तो उस पैक में एक क्वीन होती है। तो आंसर आ गया 1/52। सर इसको डिवाइड नहीं करेंगे, अगर आपको आती है तो डिवाइड कर दो, वरना इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और उन 90 डिस्क के ऊपर नंबर लिखे हैं 1 से 90। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर बताओ। यार देखो 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होगा और 90 तक जाएगा। जरा काउंटिंग करो कितने नंबर हैं ये फटाफट तेजी में। अगर आप इसको काउंटिंग करोगे ना तो ये 81 आएंगे। तो आंसर आएगा 81/90। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताने हैं। अरे यार, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक 1 होता है, यानी कि जिनका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नंबर होता है तो 1 होता है। 1 के बाद 4, 4 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 16, 16 के बाद 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 49 है मेरे दोस्त ये। उसके बाद 8 का 64 और 9 का 81। अब आगे जा नहीं सकते क्योंकि 90 तक के नंबर लिखे हैं, तो कितने नंबर हो गए, ये 9 नंबर हो गए। आंसर बन गया 9/90। इसका थर्ड पार्ट कहता है नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए। तो एक काम करो ना यार, 90 को सीधा 5 से काट दो। कितना आंसर आएगा, 18 आएगा। 18 पंजे 90। तो आपका आंसर आएगा 18 में टोटल है ये 90। 18/90, 9/90, 81/90। इसको आप 9 की टेबल से कट करके शॉर्ट कर लेना, आंसर अपना यही आएगा। ठीक है, चलो 31 क्वेश्चन कह रहा है मेटेलिक स्फीयर जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, हमने इसको मेल्ट करा। क्वेश्चन खत्म हो गया। जहां पर भी मेल्ट वर्ड लिखा हुआ आएगा वहां पे आप यूज करेंगे वॉल्यूम का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इन सभी की वॉल्यूम जो है वो कंबाइन होकर किसके इक्वल जाएगी, सॉलिड स्फीयर के इक्वल जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। थोड़ा बहुत लिखना तो पड़ेगा यार पेपर के लिए। विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस आर इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर में प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस बार हम आर की वैल्यू लेंगे 8 सेंटीमीटर और इसमें हम प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और यहाँ पे स्फीयर आएगा और यहाँ पर हम आर की वैल्यू लेंगे 10। ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम यहाँ पे लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े वाले स्फीयर की वॉल्यूम है, सो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब विच इज इक्वल टू 4/3 पाई। आर की जगह पे 6 लिखेंगे तो 6 की पावर 3
फिर प्लस करेंगे 4/3 पाई, आर की जगह पे 8 लिखना है, सो 8² प्लस 4/3 पाई, आर की जगह पे 10 लिखना है तो 10⁻3। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो जरा, ये है सॉरी देखो मत, यहाँ पे लिखो इसको 4/3 पाई r³ इनमें से आप 4/3 पाई कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में अपने पास 6 का क्यूब बनेगा 216, 8 का ये क्यूब है भाई, 8 का क्यूब है ये, 8 का क्यूब बनेगा ये 512, और 10 का क्यूब बनेगा 1000। इन सबको ऐड कर लो यहाँ पे, 1000 में ऐड करना है 216, 216 में ऐड करना है 512, तो आपके पास आंसर आ रहा है 825 + 2 7 1 1728। 1728 जहां तक मुझे मालूम है ये 12 का क्यूब होता है, आई थिंक दिस इज द 12 क्यूब। करके देख लेते हैं, 12 12 सा 144 होता है, 144 को 12 का गुणा करना है, 12 × 4 करेंगे 48, 12 × 4 करेंगे तो 48, 48 4 करेंगे 52। ठीक है, 12 एकम 12 प्लस 5 करेंगे 17, तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, कैपिटल आर क्यूब की वैल्यू बन गई, इसको प्लस करने पे 1728, हमें चाहिए आर, तो आर बनेगा क्यूब रूट ऑफ 1728, इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी जगह होती है उसमें 3 आता है, तो 1728 आप लिख सकते हैं, कैपिटल आर इज इक्वल टू, मैं 12 मैंने आपको बता ही दिया कि 1728 12 का क्यूब रूट होता है, तो आंसर आ गया, बड़े वाले सॉलिड स्फीयर की रेडियस है 12 सेंटीमीटर। वेरी वेरी सिंपल। 32 नंबर क्वेश्चन भैया बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 32 नंबर के क्वेश्चन में अपोजिट में दिया हुआ है सीकेंट ए और टेन ए। मुझे बताओ क्या मैं सीकेंट ए को 1/cos ए नहीं लिख सकता, और क्या मैं टेन ए को साइन a/cos ए नहीं लिख सकता? हाँ या ना करके आंसर बताओ सबके सब। लिख सकता हूँ। तो आप ये बताओ यार, यहाँ पर मुझे एक नंबर से डिवाइड करना है, यहाँ पर जो डिवीजन करते हैं या तो वो साइन से करते हैं या तो वो कॉस से करते हैं, ये हमारे ऊपर होता है किससे डिवाइड करेंगे, लेकिन आप डिवाइड उसी नंबर से करना जो इसके अपोजिट साइड के डिनोमिनेटर में है। ठीक है, इसके अपोजिट साइड के डिनोमिनेटर में कॉस है और यहाँ पर भी कॉस है, तो हम डिवाइड करेंगे कॉस से। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए, तो हमारे पास ये सबसे पहले डिवीजन का साइन आएगा, ऊपर है अपने पास ये साइन ए को डिवाइड करेंगे कॉस ए से, तो ये माइनस है, यहाँ पे आएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये हमने न्यूमरेटर को डिवाइड करा कॉस ए से, इसी तरह डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे कॉस ए से, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर है प्लस कॉस ए, इसको डिवाइड करना है आपको कॉस ए से, फिर है -1 और इसको भी डिवाइड करना है कॉस ए से। ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यू लिखो, साइन बाय कॉस कितना होता है 10, कॉस अपॉन कॉस कितना होता है 1, और 1 अपॉन कॉस कितना होता है सीकेंट। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में भी सोल्व करके लिख दो, साइन बाय कॉस कितना होता है 10, कॉस बाय कॉस कितना होता है 1, और 1 बाय कॉस कितना होता है सीकेंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, +1 और -1 जो है उसको थर्ड वाली टर्म पे लिखते हैं, तो यहाँ से ये माइनस का 1 हटके इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में सीकेंट ए और माइनस में 1, इसी तरह इसको भी सेपरेट कर देंगे, तो बनेगा यहाँ पे माइनस में सीकेंट ए और यहाँ पे प्लस में 1। अब आप ये जानते हैं ना कि अगर हम सीकेंट स्क्वायर ए में माइनस कर देते हैं 10 स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू रहती है 1, से यस और नो, हर एक बच्चे को ये बात मालूम है, तो हम इसके अंदर रिवर्स फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, इस वाले 1 की जगह पर ये लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर 1 की जगह पर वो वाली वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। मैं चाहूंगा कि एक बार आप यहाँ तक की बातें अच्छे से देख लो, फिर मैं आपको इसके आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है भाई, देखो जी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आप यहाँ पे देखो, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, तो इसको यहाँ से हटा के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो अपने पास बनकर आएगा सीकेंट ए प्लस 10 ए मल्टीप्लाई बाय सीकेंट ए माइनस 10 ए। ठीक है भाई, एकदम सिंपल सी बात हो गई, ए प्लस बी ए माइनस बी।
इसके बाद हम यूज करेंगे हाइलाइटर का और आपको दिखाना चाहेंगे, देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। ये है यहाँ पे सीकेंड ए प्लस टेन ए और ये है यहाँ पे सीकेंड ए प्लस टेन ए, तो ये वाली वैल्यू को हम उठा लेंगे कॉमन। जब हम इसको कॉमन उठाएंगे ना तो इनकी जगह पर सिर्फ वन लिखेंगे। हाइलाइटर नहीं चाहिए भाई, पेन चाहिए हमें अब। यस, देखो तो कॉमन लेने वाले हैं हम इसमें टेन ए प्लस में सीकेंड ए। देखते जाओ यार आप लोग, सामने चीजें बहुत ही आसान है। ब्रैकेट स्टार्ट करो, जहां पर हाइलाइटर है वहां पर वन लिख दो, तो यहाँ पर आएगा वन, माइनस यहाँ पर आएगा वन, फिर ये वाला टर्म ब्रैकेट में आएगा क्योंकि उसके ऊपर हाइलाइटर है नहीं, तो सीकेंड ए माइनस में टेन ए। ठीक है भाई, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम लिख देंगे, टेन ए माइनस में सीकेंड ए प्लस में वन। अब आप एक काम करो, इसके ब्रैकेट को सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब है इस वाले माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इस वाले माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करो। तो जब माइनस वन को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप सेम रहने दो, टेन ए प्लस में सीकेंड ए। समझते जाओ यार, सामने क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ब्रैकेट में आएगा वन, ये वाला माइनस वन जब सीकेंड ए के साथ जाएगा तो माइनस में सीकेंड ए बन जाएगा, और ये वाला माइनस वन जब टेन ए के साथ जाएगा तो प्लस में टेन ए बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम रहेगी, टेन ए माइनस सेकेंड ए प्लस वन। तो देखो ये वाला तो कैंसिल ही हो गया, एकदम सेम सेम था, कैंसिल हो गया। तो अपना आंसर कितना आ गया, ये टेन ए प्लस सेकेंड ए। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी हम सफल नहीं हुए, हम प्रूफ नहीं कर पाए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, चिंता बिल्कुल नहीं करते। अगर हम अभी प्रूफ नहीं कर पाए तो अब प्रूफ कर लेंगे। इसके अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, जब राइट हैंड साइड को अलग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है अपने पास वन अपॉन में सीकेंड ए माइनस में टेन ए। इसका ले लेंगे हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन फैक्टर, मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइजेशन फैक्टर से, तो ऊपर आएगा अपने पास सीकेंड ए प्लस टेन ए और इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा सीकेंड ए प्लस टेन ए। मल्टीप्लाई कर दो बिल्कुल एकदम, वन को मल्टीप्लाई करोगे तो सीकेंड ए प्लस टेन ए आ गया, ए माइनस बी ए प्लस बी करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए आ गया। अभी मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर की वैल्यू वन होती है, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वन होता है, तो आपके पास आंसर आ गया सीकेंड ए प्लस टेन ए। जरा चेक करो, यही तो राइट हैंड साइड में था, टेन ए प्लस में सीकेंड ए, तो सीकेंड ए प्लस में टेन ए हो चाहे टेन ए प्लस में सीकेंड ए हो, दोनों इक्वल आ गए हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया है, आगे बढ़ेंगे 33 पे। 33 क्वेश्चन जो है वो मोटर बोट का क्वेश्चन है, सॉरी मोटर बोट कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। इसमें जो इसका और वाला पार्ट है ना, ये वाला इजी है, तो पहले इसका और वाला पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर बताओ। पहले आप मुझे बताओ ऑड इंटीजर कौन से होते हैं। अगर मैं एक ऑड इंटीजर वन ले रहा हूं तो अगला ऑड इंटीजर कौन सा होगा, तीन होगा। अगर मैं एक ऑड इंटीजर पांच ले रहा हूं तो अगला ऑड इंटीजर कौन सा होगा, सात होगा। ध्यान से देखना, अगर मैं एक ऑड इंटीजर सात ले रहा हूं तो क्या अगला ऑड इंटीजर एक्स प्लस में वन होगा, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। पांच से सात तक आने के लिए हमें दो प्लस करना पड़ता है, तो अगर एक इंटीजर अपना x है तो x से अगला नंबर आने के लिए आपको प्लस टू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप प्लस वन नहीं लिख सकते सर, प्लस टू लिखोगे। बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने लेट कर लिया जो फर्स्ट इंटीजर है वो x है, और जो अपना सेकंड इंटीजर है वो x प्लस में टू है। ठीक है भाई, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 190, यानी कि पहले इनका स्क्वायर करो फिर उनका सम करो, वो 290 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, x प्लस टू का स्क्वायर करेंगे x प्लस टू स्क्वायर बनेगा। इनका जब सम करेंगे ना तो वो क्वेश्चन में कह रहा है 290 है। तो सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, देखो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू एक्स इक्वल टू में आएगा 290। एक्स स्क्वायर ऐड कर लो, टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स, ये 290 यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस फोर माइनस में 290 इक्वल टू में जीरो। क्या आएगा अपने पास, टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स, 290 में से जब चार माइनस करेंगे, माइनस का 290 है, माइनस के 290 में से चार माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा माइनस में 286 इक्वल टू में जीरो। सबको दो से डिवाइड कर दो,
बच्चे कह रहे हैं सर हमें फिर से डिवाइड का कंसेप्ट समझ नहीं आया। भाई कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लो। ये आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1, 2 वन जा 2, 1, 1 के बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 विच इज इक्वल टू 0। 143 बहुत ही बेहतरीन नंबर है, 11 का मल्टीपल है, तो ये 11 पे कटेगा, कटेगा ना भाई 11 पे। यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी भाई, यहाँ पे 4 आएगा, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पर भी ये 4 आएगा, यहाँ पर भी ये 4 होगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस में 2। बाकी सब पूरा एकदम ओके है। तो 11 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको डिवाइड करना पड़ेगा 13 से, तो 11 और 13 13 इसके फैक्टर बनेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 13x माइनस में 143 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, हमें प्लस का 2 चाहिए, जो 13 बड़ा नंबर रहेगा, प्लस में 13x माइनस में 11x माइनस में 143 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 पार्ट्स में से कॉमन लेंगे x, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 13 और इक्वल टू में आएगा 0। x प्लस 13 एक ब्रैकेट बन गया, x माइनस 11 अलग ब्रैकेट बन गया, इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू आ गई -13 और एक x की वैल्यू आ गई 11। क्वेश्चन कह रहा था भैया पॉजिटिव इंटीजर बताओ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पॉजिटिव इंटीजर बताओ, तो नेगेटिव पावर के ऊपर काटा मार दो, आंसर आ गया x इक्वल टू 11। अगर अपना फर्स्ट इंटीजर जो है की वैल्यू 11 है, तो आप और मैं दोनों जानते हैं सेकंड इंटीजर के लिए +2 करना है, 13 होगा, आंसर आ गया 11 और 13। ठीक है भाई, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको इसका फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करेंगे। देखो जी, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक मोटर बोट जो है उसकी स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आ रहा है, और हमें बतानी है स्ट्रीम की स्पीड। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस चीजों को समझते जाओ आप लोग। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड क्या बनेगी, स्ट्रीम की स्पीड बनेगी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, हमें क्वेश्चन में दे रखा है स्पीड इन स्टिल वाटर, या फिर हाँ स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है ठहरे हुए पानी में। दे रखी है हमें 18 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के ऊपर डिपेंडेंट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपस्ट्रीम और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनस्ट्रीम। तो आप यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड फाइंड करो, एक एक बच्चा मुझे आंसर बताएगा। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, प्लस करना माइनस करना। सर अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, लेकिन यहाँ पे करते हैं माइनस, वेरी गुड। तो 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम बताओ, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है सर, अगर हम डाउन का मतलब देखें तो डाउन का मतलब होता है डिक्रीज करना, माइनस करना, लेकिन हम जब ये क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे करते हैं प्लस, 18 प्लस एक्स। ठीक है भाई, 18 प्लस एक्स। और मैं जानता हूं कि आपके मन में डाउट आ चुका है कि सर आपने 18 को पहले क्यों लिया। हम तो ये सोच रहे थे कि x माइनस 18 होगा और x प्लस 18 होगा। मेरे भाई यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है, ध्यान रख लेना कि जो हम सोचते हैं वो गलत होता है। 18 पहले आएगा, x पहले नहीं आएगा। ठीक है, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं होता है। 18 पहले आप सोच रहे थे पहले x आएगा, x यहाँ पर पहले नहीं आएगा, 18 को पहले लिखें। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से देखने से पहले आप यहाँ पे टाइम बनाओ, टाइम 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 क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइम टू ट्रेवल। टाइम टू ट्रेवल, आपने क्या ट्रेवल करा, अपस्ट्रीम ट्रेवल करा। जब आपने अपस्ट्रीम ट्रेवल करा तो अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा, आप लोग जानते हैं ना कि टाइम की वैल्यू रहती है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस देखो यहाँ पे 24 किलोमीटर दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से, 24 किलोमीटर दे रखा है। तो 24 अपॉन में स्पीड लिखेंगे अप स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम की स्पीड है 18 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे 18 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे लिखो टाइम टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम, क्या आपको डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। इसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है 24 और स्पीड लिखो डाउन स्ट्रीम की यानी कि 18 प्लस एक्स। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप अप स्ट्रीम में ट्रेवल करते हो ना तो 1 घंटा फालतू लगा देते हो एज कंपेरिजन टू डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब यह है कि आपका जो अप स्ट्रीम का टाइम है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अप स्ट्रीम का जो टाइम है ना वो आप लगा देते हो 5 घंटे,
1 घंटा फालतू लगाते हो, टोटल 5 घंटे लगाते हो। इसका मतलब ये है कि आप जब डाउन स्ट्रीम में जाते होगे तो 4 घंटे लगाते होगे। बोलो भाई, क्वेश्चन को पढ़ो और चीजों को समझो। जब आप अप स्ट्रीम में जाते हो तो 1 घंटा फालतू लेते हो, तो मैंने मान लिया 5 घंटे लेते हो एज कंपैरिजन टू डाउन स्ट्रीम। तो इसका मतलब है कि डाउन स्ट्रीम में आपको 4 घंटे लगते होंगे, तभी तो आपको अप स्ट्रीम में 1 घंटा फालतू 5 घंटे लग रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, इस 4 घंटे को बराबर लेके जाना है 5 घंटे के। इस 4 घंटे को बराबर लेके जाना है 5 घंटे के। कैसे लेके जाओगे? प्लस में 1 आवर करोगे। बोलो हाँ या ना। लेकिन भैया हमने तो 5 घंटे और 4 घंटे एज्यूम करा था, वो रियल में थोड़ी है। रियल में तो 24/18 माइनस एक्स एंड 24/18 प्लस एक्स है, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। देखो पहले मैं अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लिख के दिखा रहा हूँ। 5 घंटे बराबर कैसे बनेंगे? 4 घंटे प्लस में 1, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 आएगा। लेकिन ये 5 मैंने माना है, रियल नहीं है। रियल जो है उसको लिखो। रियल है ये 24/18 माइनस एक्स। इसी तरह यहाँ पे 4 हमने एज्यूम करा था, 4 नहीं आएगा। 24/18 प्लस एक्स आएगा। आपकी इक्वेशन तैयार हो गई बिना किसी रेक्टिफिकेशन के। बिना किसी रेक्टिफिकेशन के मेरे दोस्त आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। बस आप ये 5 और 4 वाला कंसेप्ट ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो भाई, मैंने आपको अभी इक्वेशन बनानी सिखा दी है, ये आपके पास इक्वेशन आएगी और जैसे मैंने आपको बताया उसी कंसेप्ट को ध्यान रखना, ठीक है। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने अच्छी तरह से सोल्व करके दिखा रखा है। आपके पास इक्वेशन आएगी ये एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324। इसको जब सोल्व करोगे तो एक एक्स की वैल्यू आएगी -54 और एक एक्स की वैल्यू आएगी 6। एक्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो इसको काटा मार देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। वेरी वेरी सिंपल हो गया। यानी कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। 35 क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप मेरी से पूछोगे तो ये वाला क्वेश्चन जो है क्लास 11th का क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप क्लास 11th में जाके कोर मैथ्स पढ़ोगे तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आएगा। अप्लाइड मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, अप्लाइड मैथ्स इजी है। तो अगर आप क्लास 11th में मैथ्स पढ़ते हैं, बल्कि पढ़नी चाहिए आपको, अप्लाइड मैथ्स ले लेना, कोर मैथ्स फालतू है। ये फालतू क्वेश्चन कोर मैथ्स में ही है। अच्छा देखो, क्वेश्चन आपको सोल्व करवाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म a b c है। इसका मतलब a ऑफ p की वैल्यू a है, a ऑफ q की वैल्यू b है, और a ऑफ r की वैल्यू अपने पास c है। आप मैं दोनों समझदार बच्चे लोग हैं, हम दोनों जानते हैं कि a n की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है भाई, यहाँ पे इन्होंने a की जगह पे p बोला हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख दो a प्लस पी माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू a। बच्चे कह रहे हैं सर दोनों जगह पे a है, काटा मार दो। बेटा यहाँ पे दूसरी जगह पे अगर स्मॉल a है तो यहाँ पे हम a और d को चेंज कर लेते हैं, AP के टर्म्स को मान लेते हैं, ये a है और ये कैपिटल D है। इसी तरह यहाँ पर जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल A प्लस n की जगह पर q माइनस 1 मल्टीप्लाई कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल b। इसी तरह जब यहाँ पे लिखेंगे तो बन जाएगा कैपिटल A प्लस r माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D इज इक्वल टू c। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली। के बाद देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पूरी की पूरी स्टेटमेंट इक्वल टू में जीरो चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को इक्वल टू में जीरो लाने के लिए यहाँ पर देखो है स्मॉल a और यहाँ पर है q माइनस r। तो स्मॉल a की जगह पे हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल a मल्टीप्लाई बाय q माइनस r, और स्मॉल a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं जो हमने फाइंड करी है। हमने फाइंड करी है कैपिटल A प्लस में p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ये एक ब्रैकेट में आएगा, और इसके साथ ये आएगा q माइनस में r। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो। a को जब आप q से मल्टीप्लाई करोगे तो aq बन जाएगा, a को r से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में ar बन जाएगा। इसी तरह जब आप इस q को d से मल्टीप्लाई करोगे, या d से छोड़ो, जब आप इस q को इस p से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में pq। फिर जब आप इस q को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा -q। जब आप -r को इस p से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस में pr, और जब आप -r को मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो आपके पास आएगा प्लस में r। क्या आपके पास वैल्यू आ गई? इसी तरह जब आप b मल्टीप्लाई बाय r माइनस p को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर बनेगा ar माइनस ap प्लस ब्रैकेट में आएगा rq प्लस p माइनस r माइनस pq।
और ये वाला जो कॉमन डिफरेंस डी है वो यहाँ पर सेम रहेगा और ऊपर भी ये सेम रहेगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसी तरह जब आप p मल्टीप्लाई बाय p माइनस क्यू को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ap माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर माइनस p माइनस क्यू आर प्लस क्यू ब्रैकेट डी, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप इन सबको ऐड करो, एडिशन करो इन सबका, यानी कि इसको इसको और इसको जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देखो प्लस का ए क्यू है और यहाँ पे देखो माइनस का ए क्यू है, कैंसिल। यहाँ पर देखो माइनस का ए आर है, यहाँ पे देखो प्लस का ए आर है, कैंसिल। यहाँ पर देखो माइनस ए पी है और यहाँ पे देखो प्लस में ए पी है, कैंसिल। सब कुछ कट कटा जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखो यह है प्लस का पी क्यू, यह है माइनस का पी क्यू, कैंसिल। यहाँ पर है माइनस का क्यू और यहाँ पर है प्लस का क्यू, कैंसिल। यहाँ पर है माइनस में पी आर और यहाँ पे है प्लस में पी आर, कैंसिल। यहाँ पर है प्लस में आर और यहाँ पे है माइनस आर, कैंसिल। ऊपर वाली सारी टर्म्स कट चुकी हैं। यहाँ पे बचा हुआ है अपने पास प्लस में आर क्यू, तो प्लस में आर क्यू जो है वो इस माइनस में इससे कैंसिल हो जाएगा और ये अपने पास प्लस का पी, यहाँ पे है माइनस का पी, कैंसिल। हर एक चीज आपस में कैंसिल हो जाएगी, टोटल मिला के आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। वही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है भाई। तो आपको इसके आगे अपने आप लिखना पड़ेगा ऐड 1 2 एंड 3। कौन सी 1 2 3? ये वाली 1, ये वाली 2 और ये वाली 3। जब ऐड 1 2 3 करेंगे तो सब कुछ कट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मीडियन हाइट बताओ, यानी कि मीडियन बताओ और मीन बताओ। मीडियन बताने के लिए पहले हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल चाहिए होगा, तो क्लास इंटरवल यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। क्लास इंटरवल फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे लेस देन 140 सेम रहने देंगे, 140 से छेड़छाड़ नहीं होगी। लेस देन 145 है तो यहाँ पे लास्ट वाला 145 आएगा, यहाँ पे 150, यहाँ पर 155, यहाँ पर 160 और यहाँ पर 165, ठीक है भाई। आप लोग जानते हैं क्लास इंटरवल के अंदर ये जो ऊपर वाले की लार्जेस्ट, ये क्या कहते हैं इसको, लार्जेस्ट लिमिट होती है वो नीचे वाले की लोअर लिमिट के बराबर होती है। तो यहाँ पर आएगा 160, यहाँ पर आएगा 155, यहाँ पर आएगा 150, यहाँ पे आएगा 145, यहाँ पे आएगा 140। ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, ऊपर वाला सेम रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखो लेस देन 140 लेस देन 150 का मतलब है ये हमें क्यूमुलेटिव इंटरवल गिवन है और क्यूमुलेटिव इंटरवल के साथ में हमें हमेशा सी एफ गिवन होता है, यानी कि 4 11 ये जो दिया हुआ है यहाँ पर ये सी एफ है। हमें यहाँ पर चाहिए एफ। एफ फाइंड करने के लिए 4 यहाँ पे सेम रहेगा। 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 आएगा। 29 में से 11 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। 40 में से 29 माइनस करेंगे तो 11 बनेगा। 46 में से 40 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 51 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 11 करेंगे तो 22, 22 में जब 18 प्लस करेंगे तो 40, 40 में जब 11 प्लस करेंगे तो 51, यानी कि इसका टोटल आ रहा है 51। और आप देख सकते हैं ये 51 इस 51 से मैच हो रहा है, यानी कि हमने जो एफ फाइंड करी है वो एकदम ठीक है। अब मीडियन फाइंड करने का प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले n बाई टू, n/2 का मतलब है 51/2। 51/2 का मतलब पहले 2 पे कटेगा, 2 2 जा 4, फिर 5 पे कटेगा और फिर दोबारा 5। 25.5, 25.5 को आप सी एफ के अंदर चेक करो कहाँ पे आएगा, तो 25.5 आएगा इसके अंदर। इसके ऊपर हमने कर दिया सर्कल। तो सर्कल करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जो सी एफ की वैल्यू है वो 11 है, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 18 है, जो लोअर लिमिट की वैल्यू है वो 145 है और जो हाइट की वैल्यू है वो 5 है। मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी ऑल नो कि मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई एच। तो एल की वैल्यू है अपने पास 145, 145 में n/2 यानी कि 25.5 माइनस करना है सी एफ यानी कि 11 बटे में एफ की वैल्यू है अपने पास 18 और मल्टीप्लाई एच की वैल्यू है अपने पास 5। यह आएगा अपने पास 145 प्लस 25 में से जब 11 माइनस करेंगे तो ये 14 बन जाएगा, है ना भाई। 14.5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 18। ये पॉइंट रिमूव कर दो, नीचे 0 आ गया। 5 के टेबल से इसको कट कर दो, 5 बन जा 5। सबसे पहले ये जाएगा अपना 5 3 जा 15 और फिर आएगा 30, 30 यानी कि 6 पे 30। अपने पास वैल्यू आई है 145 प्लस में 145 अपॉन में 36। तो थोड़ा सोल्व करो, डिवाइड करो, आपके पास आंसर आएगा। देखो मैं फटाफट सोल्व कर देता हूँ, आप लोग अपने आप करना। 145 को डिवाइड करोगे 36 से
तो 4.027 आएगा। तो 145 प्लस में 2 पॉइंट नहीं 4.027 इन सबको प्लस कर दो। जब आप इन सबको प्लस करोगे 145 में तो आपके पास आंसर बन जाएगा 149.027। तो ये आपका आंसर आ गया मीडियन का। ठीक है भाई, इसके बाद फाइंड करना है मीन। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम फाइंड करते हैं इसके मीन की वैल्यू क्या बनेगी। देखो जी, फिर मैंने आपको ये इंटरवल को चेंज करना बता दिया। इंटरवल को चेंज करने के बाद मैंने आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करके दिखा दी थी। इन फ्रीक्वेंसी का जो टोटल बनेगा वो 51 बनेगा। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख देना, ये 135 से 140 हो जाएगा। 135 से 140 का एक्स आएगा 137.5, फिर 145.5, फिर 147.5, फिर 152.5, 170, 157.5 एंड 162.5। ठीक है, ये 5 जो है इसके आगे है, थोड़ा ऊपर आना था, इनसे नीचे हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये इनका मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड करेंगे ये इनका डिवीजन है, आपका आंसर आ गया 149.75। तो सैंपल पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा।